गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसा पढ़ाई लिखाई आपका चल रहा है? अच्छा चल रहा है ना? पहले थोड़ा सा आज आपसे हम बात करेंगे कि जो स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम है या सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम है, मैं किसी भी स्टेट बोर्ड की बात कर रहा हूँ, बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम है या अब किसी बोर्ड की बात कीजिए, आईसीएसई बोर्ड की बात कीजिए, बेटा सभी बोर्ड में शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में जनरली बड़े बड़े फॉर्मूले होते हैं। तो क्या मैं खुद डिफिनेशन लिख दूँ तो आप एग्ज़ाम में लिख पाएंगे? क्वेश्चन ये राइज करता है कि आपका एग्ज़ाम अच्छा कैसे हो, अच्छा मार्क्स कैसे आप स्कोर करें। तो बेटा चार्ज का डिफिनेशन हम जानते हैं, हमको याद है, तो वो चार्ज का डिफिनेशन आपको भी याद हो जाना चाहिए, आपको खुद लिखने आना चाहिए। मैं थोड़ी ना एग्जाम में जाऊंगा कि अरे भाई चलो ये लिखो, नहीं बेटा, आपको चार्ज का डिफिनेशन लिखना है, चार्जिंग बाय इंडक्शन का डिफिनेशन लिखना है। ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज लिखना है, तो बेटा आपको ये खुद लिखने आना चाहिए। ये हम थोड़ी ना जाएंगे एग्जाम में वहाँ पे बैठ करके आपको बताने के लिए। तो बोर्ड पे हम बताएं आप लिख लिए तो आप टैलेंटेड नहीं हुए बेटा, आपको खुद लिखने आना चाहिए। और अब जितने भी टॉपिक हम पढ़ाएंगे प्रयास करेंगे कि सब आपसे खुद लिखाएं। खुद नहीं लिखने का मतलब हुआ बेटा, मान लीजिए हमने लिख लिया, आपने उतार लिया, तो आप उतना अच्छा लर्निंग नहीं कर पाए, उतना अच्छा नहीं सीख पाए। हम बोर्ड पे आपको समझाएं और आप डिफिनेशन खुद लिख लीजिए, तो रियल जो पढ़ाई है वो ये हुआ। अब लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। तो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो हम थोड़ी ना एग्जाम में जाएंगे आपको कि हम बताने की ऐसे लिखो, आपको खुद लिखने आना चाहिए। तो बेटा लॉन्ग शॉर्ट या ऑब्जेक्टिव या वेरी शॉर्ट आंसर जो भी है आपको खुद लिखने आना चाहिए। वो कैसे होगा तो मैं आपको तरीका बताऊंगा, मेरे स्टेप को फॉलो कीजिएगा, वो आप में डेवलप कराना मेरा काम है, वो आप टेंशन मत लीजिए। एग्ज़ाम बहुत अच्छा कैसे जाएगा वो हम आपको बताएंगे, लेकिन हाँ आपको भी एक्टिव रहना पड़ेगा बेटा। एक एक वीडियो को शुरू से अंत तक देखना पड़ेगा। जैसे आज हम प्रॉब्लम का डिस्कशन करेंगे आपके सामने, ठीक, वो IIT नीट के लिए जो डाले हैं उसका, प्लस जो स्टेट बोर्ड है, बिहार बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई, सभी का क्वेश्चन हमने डाला है। तो देखेंगे बेटा कि आप जो थ्योरी पढ़े, 5 वीडियो लेक्चर हमने चार्ज का डाला, उस 5 वीडियो लेक्चर का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ यूज होगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा हम लोग कि पढ़े कैसे। तो बेटा मान लीजिए आज आपको हम पढ़ा रहे हैं चार्ज, तो चार्ज का डिफिनेशन लिखा है। मान लीजिए गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप पढ़ा है, चार्जिंग बाय इंडक्शन पढ़ा है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा है। तो बेटा ये आज आपको याद हो जाना चाहिए। आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आज ही याद हो जाना चाहिए। आज ही आपके पास कैपेसिटी डेवलप हो जाना चाहिए कि बिना कॉपी देखे आप उस चीज को खुद लिख लीजिए। मान लीजिए क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज पढ़ा है आपको, तो मैंने कोशिश किया था Q = NE हमने आपको बताया था, तो मैंने कोशिश किया था कि इसका डिफिनेशन आप खुद लिखिए। ये क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज बेटा बिहार बोर्ड में पूछा है, सीबीएसई बोर्ड में भी कितना बार पूछा है और आईसीएसई बोर्ड में भी कितना बार पूछे हुए। तो हमने आपको बार बार इसको समझाया था कि कैसे आप डिफिनेशन लिखेंगे। आप ये सोचते हैं कि ठीक है अभी हम पढ़ रहे हैं नॉर्मली, 5-6 महीना बाद फरवरी मार्च में एग्जाम होता है, तो हम 2 महीना पहले से खूब मेहनत करेंगे। एकदम गलत। हम आज आपको क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज पढ़ाएं बेटा, तो आज आपको इसका डिफिनेशन खुद लिखने आना चाहिए। आज ही बिना कॉपी देखे आप किसी को पढ़ा दीजिए इस टॉपिक को, जैसे हम आपको पढ़ाते हैं, तब आप
आप में टैलेंसी आए तब आपने सीखा, अदरवाइज आप कुछ नहीं सीखे। मेरे नज़र के अनुसार, बाकी टीचर की मैं बात नहीं करूँगा, मेरे अनुसार आप जीरो हैं। और लॉन्ग क्वेश्चंस इलेक्ट्रिक चार्ज में नहीं फॉर्म किया है। हाँ, आप आगे पढ़ेंगे तो बताएंगे हम आपको कहाँ कहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन फॉर्म करता है। सीबीएसई बोर्ड के लिए कार्ड फॉर्म किया एक दो। अब बात करते हैं 12 बोर्ड, स्टेट बोर्ड, किसी स्टेट बोर्ड की बात की है, सीबीएसई का, आईसीएसई का। अब बात करते हैं बेटा कि जेईई मेंस है, एडवांस है, नीट है, एम्स है, केवीपीवाई है, ओलंपियाड है। तो इनमें जो प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं कैसे बनेगा, आप एग्जाम सेंटर पे रहिएगा, वहाँ हम थोड़ी ना बता ले जाएंगे बेटा, नहीं, हमको इस तरीका से आपको सिखलाना है। पढ़ाना सिखलाना दोनों अंतर है। तो इस तरीका से सिखलाना है कि आपसे कोई भी प्रॉब्लम खुद बन जाए। अब मान लीजिए कि आप क्वेश्चन नंबर 5 पूछे, हम लिए और पूरा बना दिए, आंसर मिला दिए, ये कहीं से बेटा सही नहीं है पढ़ाने का तरीका, नहीं। आपको मैं प्रॉब्लम डिस्कशन करूंगा, समझाऊंगा, आप खुद बनाइए। जब खुद बनाने का अपने कैपेसिटी डेवलप हो जाएगा तो आपको कोई एग्जाम दीजिए कॉम्पिटिटिव, आप एग्जाम हॉल में रहिएगा, क्वेश्चन मिलेगा, अपने कैपेसिटी डेवलप कर चुका है, खुद से बनाने का, आपसे बनेगा। तो बेटा जो भी प्रॉब्लम है उसको आज हम समझाएंगे। एक आध में कहीं कहीं कुछ अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर देंगे, मतलब लिख भी देंगे, लेकिन बाकी जगह पे कोशिश करेंगे कि हम आपको प्रॉब्लम को समझाएं और जो हम समझाएं उसके अनुसार आप प्रॉब्लम को बनाएंगे। तो बस इसको ध्यान में रखना है। देखिए बेटा, शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग जो भी है वो सब हम आपको खुद से लिखने का तरीका डेवलप करा देंगे। न्यूमेरिकल्स खुद से बने वो तरीका हम आपको डेवलप करा देंगे। और ये नहीं कि ये बाद में, अभी से ही सब अपने कैपेसिटी डेवलप होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो थोड़ा सा आपसे हम ये जरूर कहेंगे, ध्यान देंगे आप कि शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए और तब आप खुद जज कीजिए कि आपसे किसी स्टेट बोर्ड का प्रॉब्लम में कोई दिक्कत होता है हमको कहिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रॉब्लम्स में कोई दिक्कत होता है हमको कहिए। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि सर नहीं, आप अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, सर नहीं बन रहा है, कहाँ आप कहते हैं ऐसा होगा वैसा होगा, नहीं हो रहा है। अब जरूर कहिए, मैं कभी आपकी बात को बुरा नहीं मानूंगा। हर स्टूडेंट्स में ना एक क्वालिटी होता है और टीचर में भी वो क्वालिटी होना चाहिए कि जैसे वो किसी चीज को समझा रहा है, मतलब टीचर, वो कैपेसिटी स्टूडेंट में भी डेवलप हो जाना चाहिए। और बाद में नहीं, आज से, अभी से, जब टीचर पढ़ाए, जो चीज पढ़ाए वो बच्चा भी किसी को पढ़ा दे बिना कॉपी देखे हुए, तब उसमें हर कैपेसिटी डेवलप करेगा। चाहे वो IIT हो, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो, सब में वो अच्छा स्कोरिंग करेगा। आइए बेटा, कुछ प्रॉब्लम्स बनाने का तरीका हम आपको बता दे रहे हैं। एक छोटा सा नोट के रूप में हम आपको लिख दे रहे हैं। सबसे पहले बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को ध्यान रखिएगा। फर्स्ट, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हम आपको बताए थे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में Q = N × E, जहाँ Q का मतलब चार्ज होता है बेटा, इसका यूनिट कूलम होता है। हो सकता है कि कभी कभी म्यू सी लिख दें, तो म्यू का मतलब होता है माइक्रो, कभी कभी NC लिख दें, N का मतलब होता है नैनो, और कभी कभी PC लिख दें, माने पिको। तो माइक्रो का केस हो तो 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई करके उसको कूलम में कन्वर्ट कर लेंगे। नैनो का केस हो, नैनो कूलम का केस हो तो 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इसमें कूलम में कन्वर्ट कर देगा। पिको कूलम का केस हो तो 10⁻12 से गुना कर दीजिए, कूलम में बदल जाएगा।
तो ये ध्यान रखना है। और n का मतलब है इंटीजर, मतलब नंबर ऑफ इंसर्टेड इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन्स। पहले ई की ही बात कर लेते हैं। ई का वैल्यू इतना ऑलरेडी होता है। और n के बारे में देख लीजिए, जब किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज करना है, इससे इलेक्ट्रॉन हम लोग रिमूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड। और इस प्रकार से बॉडी पे चार्ज पॉजिटिव होता है। और n का वैल्यू जो होगा वो पॉजिटिव होगा, मतलब 1 2 3 4 ये सब पॉसिबिलिटी है। सेकेंड केस, बॉडी को निगेटिव चार्ज करना हो तो इस पे हम लोग इलेक्ट्रॉन डालते हैं, इलेक्ट्रॉन इंसर्टेड। और इलेक्ट्रॉन डालिएगा तो बॉडी पे चार्ज निगेटिव होगा और n का वैल्यू निगेटिव आएगा, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। तो ये ध्यान रखना है। हाँ, n का वैल्यू कभी भी आपके प्रॉब्लम में कोई फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए, कोई डेसिमल नहीं आना चाहिए, ये सब पॉसिबल नहीं है। ये सब आए n का वैल्यू तो समझ लीजिए कि उस बॉडी पे ये चार्ज पॉसिबल नहीं होगा। तो ये ध्यान रखिएगा पहला। दूसरा स्टेप, थोड़ा सा बेटा केमिस्ट्री का मोल कॉन्सेप्ट यूज होगा। मीन्स मोल इज इक्वल टू स्मॉल m बाई कैपिटल M, या स्मॉल m को मास इन ग्राम आप जानते हैं, m को हम लोग एटॉमिक वेट, मोलिकुलर वेट या आयनिक वेट कहते हैं। तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। और साथ ही साथ 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम हो, आयन हो, मोलिकुल्स हो, ये ध्यान में रखिए। और नंबर थर्ड, अंतिम बात, किसी भी एटम के लिए एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होता है। ये 3 पॉइंट आप ध्यान में रखते हैं। आपका लेवल 1 का क्वेश्चन नंबर 2, लेवल 1 क्वेश्चन नंबर 2 आप बना दीजिएगा। लेवल 2 में आइए, क्वेश्चन नंबर 8, ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है बेटा। और ये क्वेश्चन नंबर 9 एनसीईआरटी एग्जाम्पल का प्रॉब्लम है। ये तीनों प्रॉब्लम इसी पे बेस्ड है। आइए डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर 1 कूलम ऑफ चार्ज इज, 1 कूलम चार्ज दे दिया, 1 कूलम। देखिए चार्ज का यूनिट कूलम होता है, तो Q का वैल्यू इस क्वेश्चन में दिया गया 1 कूलम। लिख देते हैं हम लोग Q इज इक्वल टू 1 कूलम। आगे बढ़ते हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ जो देख रहे हैं n, वो नंबर ऑफ इंसर्टेड इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो बेटा n पूछ रहा है कि क्या होगा, तो n इज इक्वल टू व्हाट। फिजिक्स में किसी प्रॉब्लम को बनाइए, क्वेश्चंस को पढ़ करके सबसे पहले करेक्टली डाटा लिखना है बेटा। जैसे इस क्वेश्चन में Q का वैल्यू 1 कूलम दिया, पूछ रहा है n क्या होगा, तो हम लोग के पास फॉर्मूला है Q इक्वल टू Ne। इस फॉर्मूला में 2 अननोन होते हैं Q और N। E का वैल्यू देखिए आपके सामने हमेशा इतना होता है बेटा। तो इस फॉर्मूला में 3 चीज है, 3 क्वांटिटी है, लेकिन E का वैल्यू हमेशा इतना होगा। तो बच गया Q और क्या N। किसी क्वेश्चन में Q दे देगा तो N पूछेगा, या किसी में N ही दे दिया तो Q पूछेगा। अब बेटा Q बराबर Ne फॉर्मूला लगा रहे हैं। Q का वैल्यू 1 है इज इक्वल टू N तो कैलकुलेट करना है इनटू E का वैल्यू देखिए आपके सामने इतना रखा हुआ है। अब बेटा n से ये मल्टीप्लाई में है, इसको इधर डिवाइड में ले आएंगे, n का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। और एक बात और समझा रहे हैं, इतना आपको हिंट्स किए,
समझ में आया कि नहीं हुआ था बताइएगा। यदि नहीं निकले इनका वैल्यू तो आपके कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है बेटा, वो भी हम सिखाएंगे आपको। हम माइनस लेवल से, बहुत लोग कहते हैं कि हम 0 लेवल से पढ़ाते हैं, मैं माइनस लेवल से आपको उठाऊंगा, तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा। नहीं बनेगा बेटा तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन में आप फंस रहे हैं, वो भी हम आपको सिखलाएंगे कि कैसे आपका वो सही हो जाए। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, और आई थिंक दैट कि आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में लिए चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 में हम आपको लिए चलते हैं। ए पॉलीथीन पीस रब्ड विथ वूल। चलिए क्वेश्चन सब आपको समझा रहे हैं। लेवल 2 का 8 नंबर, ये तो हमने बनवा लिया आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। एक पॉलीथीन का पीस है बेटा ये। चलिए पॉलीथीन शॉर्ट में POL लिखी है पॉलीथीन, और रब्ड विथ वूल, एक वूल है। तो पॉलीथीन को बेटा वूल से रब किया है, तो रब करेगा तो एक से दूसरे में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। अब कहा जा रहा है कि ए पॉलीथीन पीस रब्ड विथ वूल इज फाउंड टू हैव ए नेगेटिव चार्ज ऑफ 3 × 10⁻⁷ कूलम। इस पॉलीथीन पीस के पास नेगेटिव चार्ज है इतना। तो नंबर ए में कह रहा है एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। बेटा ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग डाटा लिखते हैं कि Q का वैल्यू हम लोग को पता है -3 × 10⁻⁷, और n पूछ रहा है कि क्या होगा, n = what, Q = NE फॉर्मूला होता है। Q का वैल्यू ये यहाँ रख देंगे, इक्वल टू रहेगा बेटा n रहेगा, और E का वैल्यू फिर वो होगा, रख करके आप n का वैल्यू निकाल देंगे। बेटा इसमें और भी बात पूछा जा रहा है, फ्रॉम विच टू विच। सुनिए ध्यान से, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का नंबर्स एस्टिमेट करना है, ठीक। ट्रांसफर ये भी पूछ रहा है कि किससे किसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। बेटा पॉलीथीन कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज, और इन दोनों को रब्ड किया गया है। इसका सीधा मीनिंग है कि वूल से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किस पे हुआ है, पॉलीथीन। तो लिखना पड़ेगा, जरूर आप लिखेंगे, न्यूमेरिकल्स के एक एक पॉइंट को लिखना है। तो लिखेंगे कि हेयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वूल टू क्या बेटा, पॉलीथीन। पॉलीथीन निगेटिवली चार्ज है, इसका मतलब वूल से इलेक्ट्रॉन निकल के किस में है, पॉलीथीन में। तो ऐसे लिखेंगे, हेयर इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। और इस तरीका से 8 का ये हो गया। बी में पूछ रहा है, इज देयर ए ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। पूछ रहा है कि क्या वूल से पॉलीथीन में मास का ट्रांसफर हुआ। कल हम आपको एक प्रॉपर्टीज पढ़ाए थे, कल का प्रॉपर्टीज में आपको ध्यान देना पड़ेगा कि प्रॉपर्टी नंबर 5, कल के वीडियो लेक्चर का प्रॉपर्टी नंबर 5 देखिए कि जब किसी बॉडी को हम लोग चार्ज करते हैं तो उसका मास चेंज करता है। जैसे मान लीजिए एक बॉडी है, ये इसको निगेटिव चार्ज करना है तो इस पर इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा। तो बाहर से बेटा इलेक्ट्रॉन डालना है, इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है, तो इस बॉडी का मास हल्का सा बढ़ जाएगा। किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज करना है तो इससे इलेक्ट्रॉन हटाएंगे, इलेक्ट्रॉन हटाएंगे, इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है, बहुत कम मास होता है इलेक्ट्रॉन का, इसलिए इसका मास हल्का सा डिक्रीज कर जाएगा। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इज देयर ए ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ वूल टू पॉलीथीन, तो निश्चित रूप से वूल का मास कुछ डिक्रीज करेगा, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला है और इसमें इलेक्ट्रॉन गया है, इसका मास इंक्रीज करेगा। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला,
इसलिए इसका मास डिक्रीज किया बेटा, और इस पे इलेक्ट्रॉन आया तो इसका मास इंक्रीज किया। तो निश्चित रूप से उल से पॉलीथीन में मास का ट्रांसफर होता है। तो बी में पूछ रहा है इज देयर ए ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम उल टू पॉलीथीन, तो नंबर बी में लिखेंगे यस देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम wool to polythene, wool से पॉलीथीन में मास का ट्रांसफर हुआ। तो अब बेटा एक नंबर को भी नोट कीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको 9 नंबर समझाते हैं। आइए अब 9 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए स्मॉल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सिल्वर पिन। मान लीजिए एक सिल्वर का एक पिन है, इस तरीका से सिल्वर पिन है। तो सिल्वर पिन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताना, तो यहाँ जो है ना थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट का यूज होगा। कहा जा रहा है कि इस पिन का मास है 10.0 ग्राम, यानी इस सिल्वर के पिन का मास दे दिया गया इतना ग्राम, और सिल्वर है 47 इलेक्ट्रॉन्स पर एटम, मतलब एटॉमिक नंबर दे दिया सिल्वर का Z=47, और बेटा इसका मोलर मास दिया है कैपिटल M इतना। तो अब हम लोग बनाएंगे इस प्रॉब्लम को। देखिए बेटा इसमें निकालना क्या है हम लोग को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले इसके पास नंबर ऑफ एटम कितना होगा पता करते हैं। तो नंबर ऑफ एटम पता करने के लिए सबसे पहले हम लोग मोल निकालते हैं। मोल इज इक्वल टू स्मॉल m बाई कैपिटल M। स्मॉल m ये है, कैपिटल M ये है, रख लीजिए दोनों का वैल्यू, आपको मोल पता हो गया। आप खुद बनाएंगे बेटा इस प्रॉब्लम को, नहीं बनेगा नेक्स्ट डे क्लास में पूछिएगा, हम फिर बताएंगे। कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिएगा तो कि सर हमसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, फिर से हम आपको बताएंगे। अब हम लोग का नंबर ऑफ मोल पता हो गया बेटा। हम लोग जानते हैं कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 into 10 to the power 23। ये एटम है सिल्वर का, तो यहाँ एटम लिख देते हैं। 1 मोल देखिए आपके सामने लिखा हुआ इतना एटम, और बेटा यहाँ से नंबर ऑफ मोल पता है स्मॉल m बाई कैपिटल M से, वही 10 बाई इतना होगा, 10 ये होगा और ये इतना होगा, यानी 10 बाई 107.87 यहाँ लिखेंगे। 1 में 10 बाई 107.87 से मल्टीप्लाई किए, तो इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीका से हम लोग को नंबर ऑफ एटम पता हो गया, ये नंबर ऑफ एटम पता हो गया हम लोग को। और इसका एटॉमिक नंबर 47 है। हम लोग जानते हैं कि एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन सभी आपस में इक्वल होते हैं। तो आप देख ले एक एटम होगा, 1 एटम ऑफ सिल्वर, तो उसके पास होगा 47 इलेक्ट्रॉन। चलिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं 1 एटम इक्वल टू 47 इलेक्ट्रॉन। और बेटा यहाँ से नंबर ऑफ एटम पता है, जो भी हो 1 में इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और जब इधर हम लोग इससे मल्टीप्लाई किए उधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इस तरीका से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता हो गया। तो ये आपका 3 क्वेश्चंस बना। चलिए फिर हम आगे आपको लिए चल। अब आइए बेटा आगे हम क्वेश्चन जो बता रहे हैं लेवल 1 का क्वेश्चन नंबर 1, 4, 5 आप नंबरिंग कर लीजिए 1, 4, 5 तीनों का कॉन्सेप्ट एक है। तो कल हमने आपको 16 प्रॉपर्टीज पढ़ाया था, तो उन
16 प्रॉपर्टी में से 16 प्रॉपर्टी में से आप देखिए प्रॉपर्टी नंबर 4, तो उससे क्लियर होगा। प्रॉपर्टी नंबर 4 के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 बेस्ड है। आइए हम डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा। एक बॉडी है बेटा, ये दूसरा बॉडी ये है, तो इसको निगेटिव चार्ज करना है। तो निगेटिव चार्ज होता है बेटा इलेक्ट्रॉन के पास, तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होना चाहिए नंबर ऑफ प्रोटॉन से। इसको पॉजिटिव चार्ज करना है, तो इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होना चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो बेटा निगेटिव चार्ज करने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन से, तो इलेक्ट्रॉन इसके पास डालना पड़ेगा आपको, इलेक्ट्रॉन इंसर्टेड। ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज है, तो प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं होता है बेटा, इसमें से इलेक्ट्रॉन हटाना पड़ेगा। इसमें डाले हैं, इसमें हटाना होगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड। इलेक्ट्रॉन जब हटाएंगे हम लोग, तो इसके पास ऑब्वियसली है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, बॉडी पॉजिटिवली चार्ज। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, उसमें पूछा हुआ है ए बॉडी कैन बी निगेटिवली चार्ज। देखिए बेटा पहला नंबर क्वेश्चन हम आपको समझा रहे हैं। इससे एक बॉडी को निगेटिवली चार्ज किया गया, कैसे? तो इसमें 4 ऑप्शन है। नंबर ए गिविंग, ए ऑप्शन हम पढ़ रहे हैं, गिविंग सम प्रोटॉन्स टू इट, इसको कुछ प्रोटॉन दिया गया। बेटा प्रोटॉन का ट्रांसफर ही नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन ए ऐसे ही गलत हो गया। बी में आइए, रिमूविंग सम इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट, इसमें से इलेक्ट्रॉन यदि रिमूव कर देंगे, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने पर बॉडी पॉजिटिव चार्ज होता है, और यहाँ ये बॉडी नेगेटिव चार्ज है, इसलिए ऑप्शन बी भी हम लोग का गलत है। सी में कह रहा है गिविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू इट, इस पर इलेक्ट्रॉन अधिक दिया गया। तो बेटा इलेक्ट्रॉन इंसर्ट करने पर देखिए यहाँ बताया हम आपको कि निगेटिव चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रॉन इंसर्ट करना पड़ता है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, इस पे इलेक्ट्रॉन डाल दें। डी में कह रहा है कि रिमूविंग सम न्यूट्रॉन्स फ्रॉम इट, इसमें से न्यूट्रॉन को हटाया गया। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए उसके डालने या हटाने से चार्जिंग पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बाद क्वेश्चन नंबर 4, और इसका आंसर आप लिख सकते हैं ए बॉडी इज निगेटिवली चार्ज्ड। डायरेक्ट ऑप्शन में टिक नहीं मारना है बेटा, पूरा एक्सप्लेन करके लिखना है। ए बॉडी इज निगेटिवली चार्ज्ड, so electrons are inserted on it, इस पे इलेक्ट्रॉन डाला गया, और तब सी नंबर आप टिक लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इफ ए ग्लास रॉड रब्ड विथ सिल्क। चलिए ये ग्लास रॉड है और यहाँ पे सिल्क है, ग्लास रॉड को सिल्क से रब कर दिया, मींस रगड़ दिया, तो कह रहा है कि इट एक्वायर्स ए पॉजिटिव चार्ज। ग्लास रॉड को सिल्क से रब किया बेटा और ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज हो गया। इसका मतलब है कि ग्लास रॉड में से इलेक्ट्रॉन हटा होगा, पॉजिटिव चार्ज के केस में इलेक्ट्रॉन हटा है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन हटा ग्लास रॉड में से, तो इन दोनों को रब किया गया, इसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकला गया कहां? तो सिल्क के पास, और इस कारण से सिल्क निगेटिव चार्ज। क्वेश्चन के ऑप्शंस को पढ़ते हैं। ए में कह रहा है प्रोटॉन्स आर एडेड टू इट, इसमें प्रोटॉन ऐड किया गया है, तो बेटा प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं होता है, ऑप्शन ए गलत। बी में कह रहा है कि प्रोटॉन्स आर रिमूव फ्रॉम इट, इसमें से प्रोटॉन हटाया गया है। ए में कहा कि ऐड किया गया, तो गलत।
बी में कह रहा है कि रिमूव किया गया, वो भी गलत। ए और बी इसलिए गलत कि प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं होता है। सी में कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू इट, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किया गया है। बेटा इलेक्ट्रॉन जब हम लोग इंसर्ट करते हैं या ऐड करते हैं तो बॉडी निगेटिव चार्ज होता है। यहाँ ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने का सवाल ही नहीं है, इसलिए सी भी गलत। डी में कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव फ्रॉम इट, इसमें से बेटा इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो निश्चित प्रोटॉन का संख्या ज्यादा हो जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो इस तरीका से डी ऑप्शन सही है, लेकिन हम लोग डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। हेयर ग्लास रॉड इज पॉजिटिवली चार्ज, ग्लास रॉड बेटा पॉजिटिवली चार्ज है इसलिए इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है। इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम इट। और ये क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 है बेटा, ये खुद आप बनाएंगे। क्वेश्चन है द एग्जिस्टेंस ऑफ ए निगेटिव चार्ज, किसी बॉडी पे निगेटिव चार्ज है, इसका मतलब है ए में लिखा है लॉस्ट सम ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा बेटा तो पॉजिटिव चार्ज होगा। और यहाँ कह रहा है ए नंबर की निगेटिव चार्ज बॉडी है तो ए गलत हो गया। बी में कह रहा है कि लॉस्ट सम ऑफ इट्स प्रोटॉन्स, इसने प्रोटॉन को लॉस किया है, प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं होता है। तो बेटा आप इस क्वेश्चन को खुद बनाएंगे और डायरेक्ट ए बी सी डी ऑप्शन में टिक नहीं लगाना है, पूरे एक्सप्लेन करके बेटा लिखना है इसको। क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद बनाएंगे। अब आइए लेवल 2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 5 हम आपको बताते हैं। और 1 और 5 जो है वो बिलोंग करता है आपको प्रॉपर्टी नंबर 5 से। हमने पढ़ाया है प्रॉपर्टी नंबर 5, कल के वीडियो में बताया है, उसको आप देखेंगे। क्या कॉन्सेप्ट है बेटा उसको पहले समझा जाए। जैसे एक बॉडी है, इसका मास m है, अब हम चाह रहे हैं इस बॉडी को निगेटिव चार्ज करना है। तो अभी तुरंत हम लोगों ने देखा है कि निगेटिव चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रॉन डालना पड़ता है। तो बेटा निगेटिव चार्ज है, इस पर हम लोग इलेक्ट्रॉन डालेंगे, इलेक्ट्रॉन डालें और कुछ जब डालेंगे तो इसका मास निश्चित रूप से बढ़ेगा, m प्लस डेल्टा m, ये ध्यान रखना है। एक बॉडी इसका मास m है, इसको देखिए बेटा पॉजिटिव चार्ज करना है तो पॉजिटिव चार्ज कैसे होगा। तो पॉजिटिव चार्ज करने के लिए हम लोग को इलेक्ट्रॉन हटाना पड़ता है, इसमें से इलेक्ट्रॉन हट रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, इसका मास घट करके m माइनस डेल्टा m हो जाएगा। मतलब ये कि जब किसी बॉडी को हम लोग नेगेटिव चार्ज करते हैं तो इसका पहले मास m था, अब मास हो गया m प्लस डेल्टा m। इस बॉडी का मास m था, इसको पॉजिटिव चार्ज किए, पॉजिटिव चार्ज करने का मतलब कि इसमें से इलेक्ट्रॉन हटाना, और वैसे ही इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो इसका मास डिक्रीज करेगा स्लाइटली, हल्का सा। इसी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन है लेवल 2 का फर्स्ट और 5। फर्स्ट में कह रहा है, ये आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2 आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर्स ऑफ एग्जैक्टली इक्वल मासेस। देखिए बेटा ध्यान देना है, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है फर्स्ट में, ये लेवल 2 का फर्स्ट है आपका, 2 आइडेंटिकल मेटल स्फीयर। चलिए आपके सामने एक मेटल स्फीयर ये है और दूसरा मेटल स्फीयर ये है, दोनों आइडेंटिकल, इसका मतलब दोनों का मास सेम है Lm। इसका नाम A देते हैं, इसका नाम B। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि, और लिखा भी है कि एग्जैक्टली इक्वल मासेस, दोनों का मास इक्वल है, m हमने ले लिया। और 1 इज गिवन है पॉजिटिव चार्ज Q, इसको पॉजिटिव चार्ज दिया गया A को। चलिए हम यहां दिखाते हैं। और पॉजिटिव चार्ज देने का मतलब होता है उसका मास डिक्रीज करना, इलेक्ट्रॉन रिमूव किया गया, इस A का मास हो गया m माइनस डेल्टा है, और ये जो B है उसको निगेटिव चार्ज किया गया तो इसका मास बढ़ जाएगा, m प्लस डेल्टा m, B है। अब
क्वेश्चन में कह रहा है कि देयर मासेस आफ्टर चार्जिंग आर डिफरेंट। दोनों को चार्ज किया गया बेटा, देखो ए को यहाँ चार्ज, बी को यहाँ चार्ज। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि चार्ज करने के बाद दोनों का मास डिफरेंट होगा। ये ट्रू और फॉल्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, मतलब ये सही कह रहा है या गलत। तो देखिए बेटा, इसका मास हो गया m माइनस डेल्टा m और इसका मास हो गया m प्लस डेल्टा m। इसमें से इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन हटाया गया, मास डिक्रीज कर गया। इस पे इलेक्ट्रॉन डाला गया, मास इंक्रीज कर गया। तो ये ए का मास है और ये बी का मास है। ये m माइनस डेल्टा m है बेटा और ये m प्लस डेल्टा m, दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो कह रहा है कि देयर मासेस आफ्टर चार्जिंग आर डिफरेंट। तो यस, आफ्टर चार्जिंग, ये पूरा एक्सप्लेनेशन आप लिखेंगे। देयर मासेस विल बी डिफरेंट। और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो बेटा इसको आप खुद बनाइएगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है वन मेटेलिक स्फीयर ए इज गिवन पॉजिटिव चार्ज। एक मेटल स्फीयर है ए, उस पर पॉजिटिव चार्ज दिया गया और एक और आइडेंटिकल मेटल स्फीयर है, मतलब दोनों का मास सेम लीजिएगा बी, उसको निगेटिव चार्ज दिया गया। तो पूछ रहा है कि चार्ज करने के बाद उसका मास क्या होगा, किसका इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, ये पूछा गया है। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में ले चलते हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 चार्ज के प्रॉपर्टी से रिलेटेड है बेटा। इसमें पूछा गया क्वेश्चन है आइडेंटिफाई इनकरेक्ट फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू। इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू के लिए कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सा गलत है। तो नंबर ए में कहा जा रहा है कि क्वांटाइज्ड होता है, तो ये सही है बेटा, हम लोग पढ़े क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बी में कह रहा है कि कंजर्व होता है, तो वो भी सही है। सी में कह रहा है कि एडिटिव है, वो भी सही है। डी में कह रहा है कि नॉन ट्रांसफरेबल है, मतलब चार्ज का ट्रांसफर नहीं होता है, यही गलत है। जैसे एक चार्ज बॉडी है और एक यहाँ चार्ज बॉडी है, ये टच किया तो ये चार्ज बॉडी इसको अपना चार्ज ट्रांसफर कर देगा, और यहाँ कह रहा है कि ट्रांसफर नहीं होता है और हम लोग को चूज करना है रॉन्ग ऑप्शन। इनकरेक्ट कौन है वो, तो वी नो, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। चार्जेस आर ट्रांसफरेबल, हम लोग जानते हैं कि चार्ज ट्रांसफरेबल होता है, इसलिए हम लोग का ऑप्शन इनकरेक्ट डी है। डी में कह रहा है कि नॉन ट्रांसफरेबल, तो ये गलत है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 6, लाइटिंग कंडक्टर हम कल पढ़ाए थे आपको, उससे रिलेटेड है। लाइटिंग कंडक्टर प्रॉपर्टी नंबर हम आपको बता रहे हैं 14। कल जो वीडियो बताए थे उसमें आप प्रॉपर्टी नंबर 14 देखिए, 14 देखिए बेटा, उसमें हमने लाइटिंग रॉड्स के बारे में आपको पढ़ाया था। तो लाइटिंग रॉड्स क्या होता है, आइए हम समझा दे रहे हैं। ये आपको क्वेश्चन नंबर 6 है। इस प्रकार का मेटल का बना होता है लाइटिंग रॉड्स, और इसका दूसरा एंड ग्राउंड से कनेक्टेड होता है। जब कोई चार्ज क्लाउड वगैरह इसके नजदीक पहुंचता है, जैसे मान लीजिए एयर के फ्रिक्शन से ना क्लाउड भी चार्ज हो जाता है। अरे चार्ज क्लाउड इसके नजदीक पहुंचा तो इसके सारे चार्ज को ट्रांसफर कर देता है ग्राउंड को। तो ऑप्शन देखा जाए 6 में, मेकिंग द चार्ज क्लाउड स्टे अवे फ्रॉम द बिल्डिंग, कह रहा है कि चार्ज क्लाउड को ना बिल्डिंग से दूर रखता है। ऐसा नहीं है बेटा, चार्ज क्लाउड है वो उसको अपनी तरफ खींच लेता है, तो ए ऑप्शन गलत है। बी नंबर में कह रहा है
कि न्यूट्रलाइजिंग और कंडक्टिंग द चार्ज ऑफ क्लाउड टू द ग्राउंड। कह रहा है कि न्यूट्रलाइजिंग कर देता है, कंडक्टिंग कर देता है चार्ज ऑफ क्लाउड टू द ग्राउंड। और सी में कह रहा है कि नॉट अलाउइंग द लाइटनिंग टू स्ट्राइक द बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग को स्ट्राइक करने नहीं देता है। तो देखिए ऐसा नहीं है। बी नंबर देखिए, न्यूट्रलाइजिंग और कंडक्टिंग द चार्ज ऑफ क्लाउड। जैसे ही ये क्लाउड यहाँ पहुंचा, इसके सारे चार्ज को ये ट्रांसफर करके कहाँ पहुंचा दिया, ग्राउंड में, और इस क्लाउड पे नेट चार्ज क्या हो गया, 0। तो आपका ऑप्शन बी सही है, न्यूट्रलाइजिंग। इसको न्यूट्रल कर दिया, चार्ज 0 कर दिया, और इसके सारे चार्ज को कनेक्ट कर दिया ग्राउंड में। तो आपका 6 का बी ऑप्शन सही है बेटा। साथ ही साथ कर रहा है सी में नॉट अलाउइंग द लाइटिंग टू स्ट्राइक द ग्राउंड। ऐसा नहीं है, लाइटिंग जब यहाँ पहुंचता है तो उसके सारे चार्ज को ट्रांसफर कर देता है। डी में है नन। तो आप यहाँ भी एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं, इट ट्रांसफर्ड द चार्ज ऑफ क्लाउड टू ग्राउंड एंड इट बिकम्स न्यूट्रल, और ये न्यूट्रल हो जाता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपके एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। वो प्रॉपर्टी नंबर 13 है। 13 प्रॉपर्टीज क्या था ये बताते हैं हम आपको। जब कोई चार्ज क्यूब रेस्ट में रहे तो ये अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। फिर इसमें हमने बताया कि जब चार्ज कोई यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ ये मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। और चार्ज जब एक्सीलरेटेड मोशन में हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ एनर्जी भी रेडिएट करता है। तो बेटा यहां बात हो रही है 7 नंबर में इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन इलेक्ट्रोस्कोप। तो इसके लिए हम लोग को थोड़ा सा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को ध्यान में लाना पड़ेगा। देखिए बेटा ध्यान देना है, ऐसे हमने आपको पढ़ाया था गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ये इस तरीका से एल शेप का एक मेटल रॉड था और इसके नीचे में गोल्ड फॉयल था। जब कोई चार्ज बॉडी इसको टच करता है, इसको मेटल लॉक कहते हैं, तो ये अपना चार्ज इसको ट्रांसफर कर देता है। तो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन इलेक्ट्रोस्कोप प्रोड्यूस इन सराउंडिंग स्पेस। ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है इलेक्ट्रोस्कोप का, वो देखा जाए कि रेस्ट में है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है कि एक्सीलरेटेड मोशन में। बेटा ये टच किया, चार्ज का ट्रांसफर हुआ, उसका ये सारा चार्ज रेस्ट में है। तो चार्ज जब रेस्ट में है तो ओनली क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्वेश्चन कर रहा है हम लोग का कि इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन इलेक्ट्रोस्कोप प्रोड्यूस इन सराउंडिंग स्पेस, क्या प्रोड्यूस करता है। तो लिखेंगे द चार्ज ऑफ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इज एट रेस्ट। द चार्ज ऑफ gold elliptic electroscope is at rest, so it only produce electric field। ये सिर्फ क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आपको आगे बताते हैं। और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, फिर भी जो नहीं बनेगा वो पूछिएगा आप हमसे। आपको हम कल के वीडियो में प्रॉपर्टी नंबर 8 पढ़ाए थे, उसका थोड़ा यूज होगा बेटा। आइए समझा रहे हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। जैसे चार्ज यदि पॉजिटिव है तो रिपल्सिव फोर्स लगता है ऐसे। चार्ज बेटा निगेटिव है तो भी रिपल्सिव फोर्स लगेगा इस तरीके से, रिपल्सिव है। और चार्ज यदि पॉजिटिव निगेटिव है तो अट्रैक्टिव लगेगा।
चार्ज पॉजिटिव और न्यूट्रल बॉडी है तो इस पे नेट चार्ज 0 है तो भी अट्रैक्टिव ही लगता है। निगेटिव चार्ज और ये न्यूट्रल बॉडी तो भी अट्रैक्टिव ही लगता है। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 6। तो लेवल 2 का बेटा क्वेश्चन क्या कर रहा है मैं खूब अच्छे से आपको समझा रहा हूँ। 5 बॉल्स, 5 बॉल्स है बेटा, 5 बॉल्स है नंबर 1 to 5, उसका नंबरिंग किया गया 1 2 3 4 5 बॉल्स लिए गए हैं और सस्पेंडेड इसको लटकाया गया है यूजिंग सेपरेट थ्रेड्स, अलग अलग धागे से बांध के लटकाया गया है। देखिए बेटा 5 बॉल्स है और पांचों बॉल्स को धागा से थ्रेड से बांध करके लटकाया गया है इस तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, सबसे पहला बॉल यहाँ पे है, ये हम लोग का सेकेंड बॉल है। चलिए नेमिंग कर लेते हैं फर्स्ट सेकेंड। यहाँ पे थर्ड बॉल, यहाँ पे फोर्थ बॉल और यहाँ पे फिफ्थ बॉल। तो अब कहा जा रहा है बेटा इसमें कि पेयर्स मीन्स डबल होता है, 2 होता है, आप जानते होंगे 1 2 2 4 एंड 4 1 सो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, मतलब बॉल जो 1 2 है ना इसके बीच अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। चलिए हम शो करते हैं बेटा यहाँ पे एक अट्रैक्टिव है, फिर 2 4 के बीच में भी अट्रैक्टिव है, मतलब इसके और इसके बीच। चलिए बेटा यहां हमने अट्रैक्टिव लिखा, 4 1 के बीच में भी अट्रैक्टिव है, मतलब इसके और इसकी बात हो रही है। यह अट्रैक्टिव है। फिर से एक बार समझा दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में 5 बॉल्स दिए गए हैं, पांचों को अलग अलग थ्रेड से बांध करके लटकाया गया है 1 2 3 4 5। क्वेश्चन में कह रहा है कि पेयर्स 1 2 ये और ये, फिर 2 4 ये और ये, और 1 4 के बीच अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, वाइल पेयर्स 2 3 एंड 4 5, और ये जो 2 3 है ना बेटा इसके बीच रिपल्सिव फोर्स लगता है। ये इस तरीके से रिपल्सिव, और साथ ही साथ इस 4 5 के बीच में भी ना रिपल्सिव ही लगा है यहां इस तरीके से। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो पहला बॉल है उस पर कैसा चार्ज है, 1 मस्ट बी पॉजिटिवली चार्ज, निगेटिवली चार्ज, न्यूट्रल, मिड ऑफ मेटल। तो आइए बेटा हम आपको समझाते हैं, ध्यान देना है। इसके बीच अट्रैक्टिव लग रहा है, इसके और इसके बीच भी अट्रैक्टिव लग रहा है, इसके और इसके बीच भी अट्रैक्टिव है। अट्रैक्टिव को पहले छोड़ देते हैं, पहले रिपल्सिव पे हम हो जाते हैं। तो बेटा रिपल्सिव फोर्स हमेशा दोनों चार्ज बॉडी के बीच ही लगता है, यानी दोनों बॉडी है तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हो या निगेटिव निगेटिव, तो 2 3 के बीच रिपल्सिव फोर्स है। इसका मतलब है कि 2 पे यदि पॉजिटिव चार्ज है तो 3 पे भी पॉजिटिव चार्ज होगा, एक, या 2 पे निगेटिव चार्ज होगा बेटा तो 3 पे भी निगेटिव चार्ज होगा। ये पॉसिबिलिटीज है 2 और 3 का, मींस प्लस प्लस होगा या माइनस माइनस। 4 नहीं और 5 नहीं है बेटा, यहाँ भी रिपल्सिव फोर्स है तो इसका भी वही पॉसिबिलिटी है कि या तो ये 4 पॉजिटिव हो तो 5 भी पॉजिटिव, या 4 नेगेटिव हो तो 5 भी नेगेटिव। यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत? तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन देखा जाए एक चीज और बेटा कि 2 और 4 के बीच में अट्रैक्टिव है, देखिए 2 और 3 के बीच में रिपल्सिव है तो 2 और 3 जरूर चार्ज होगा,
या तो प्लस प्लस होगा या माइनस माइनस। 4 और 5 के बीच में भी बेटा रिपल्सिव है, तो दोनों चार्ज होगा, या तो दोनों प्लस हो या दोनों माइनस। लेकिन एक चीज देखिए, 2 और 4 के बीच में अट्रैक्टिव है, इसका मतलब है कि ये दोनों पॉजिटिव होगा तो ये दोनों निगेटिव होगा। तो बेटा इसको हम निगेटिव को ऊपर लिख देते हैं। रिपल्सिव होने के कारण ये दोनों चार्ज हो गया, ये दोनों और ये दोनों भी। अब चूंकि इसके और इसके बीच अट्रैक्टिव है, इसका मतलब कि 2 प्लस 3 प्लस तो रिपल्सिव होगा। 4 माइनस लेना पड़ेगा, 5 माइनस लेना पड़ेगा, रिपल्सिव तो हो जाएगा। और इसके बीच अट्रैक्टिव है, तो अट्रैक्टिव फोर्स पॉजिटिव और निगेटिव के बीच लगता है। तो यहां से पॉसिबिलिटी हुआ कि 2 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव तो 4 निगेटिव 5 निगेटिव, या 2 निगेटिव 3 निगेटिव तो 4 पॉजिटिव 5 पॉजिटिव। अब यहां पे आएगा, फर्स्ट की बात करते हैं। 1 और 2 के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है बेटा, यदि 2 तो अट्रैक्टिव फोर्स किसके बीच लगता है वो पहले दिखा दें। पॉजिटिव निगेटिव के बीच, पॉजिटिव और जीरो चार्ज के बीच, निगेटिव और जीरो चार्ज के बीच। तो 1 और 2 के बीच में अट्रैक्टिव है। 2 यदि पॉजिटिव चार्ज होगा, यदि 2 पॉजिटिव चार्ज, इसका 2 पॉसिबिलिटी है, ये 1 निगेटिव चार्ज होगा या जीरो होगा। यदि 2 निगेटिव होगा तो ये फर्स्ट पॉजिटिव होगा या जीरो होगा। ये 1 2 के बेसिस पे, अट्रैक्टिव फोर्स के बेसिस पे हमने बताया। अब बेटा देखा जाए 1 और 4 के बीच में अट्रैक्टिव लगता है, तो ऐसा करते हैं ना कि इसको प्लस मान लेते हैं, इसको प्लस और इसको माइनस। तो बेटा ये पॉजिटिव है तो इसका 2 संभावना, या तो ये फर्स्ट निगेटिव होगा क्योंकि इसके और इसके बीच अट्रैक्टिव है, तो ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव होगा या जीरो होगा। अब देखा जाए फर्स्ट और ये देखिए फर्स्ट और ये 4 के बीच में अट्रैक्टिव है, तो 4 निगेटिव है, तो 4 निगेटिव है तो 1 का 2 पॉसिबिलिटी है, या तो ये पॉजिटिव होगा या जीरो होगा। तो एक ही समय में एक बॉडी निगेटिव चार्ज हो पॉजिटिव चार्ज हो, ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब 1 पे कैसा चार्ज बेटा, जीरो, मतलब 1 कैसा हो गया, न्यूट्रल हो गया। So ball first is neutral. देखिए बेटा इतना ही प्रकार रहते हैं। जो भी क्वेश्चन इसमें नहीं बना होगा असाइनमेंट में, वो आज रात तक हमसे आप पूछ लीजिएगा। साथ ही साथ जो स्टेट बोर्ड है, बिहार बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई का कोई भी क्वेश्चंस नहीं बना होगा तो आप हमको कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस का नंबरिंग भेज दीजिए, हम वो प्रॉब्लम कल सॉल्व कर देंगे। और बेटा एक और इन्फॉर्मेशन, कल से हम आपको इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ाने जा रहे हैं, मींस कूलम्ब्स लॉ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चार्ज के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक को हमने 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज जो कंप्लीट, सेकेंड इलेक्ट्रिक फोर्स जो कल हम आपको स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और आपको एकदम अच्छे से पूरे वीडियो को देखना है। बस इतना ही, थैंक यू।